क्राइम ब्रांच एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी हमलावर है एमसीडी चुनाव के दौरान। सुनते हैं। रुपया अरविंद केजरीवाल जी खर्च कर देते हैं। दे विज्ञापन। मुख्यमंत्री दिल्ली का हूं, लेकिन क्या है, साउथ दिल्ली में, साउथ इंडिया में भी दे दो, पूरे भारत में दे दो। और आपको जान के दुख होगा, डीसिल्टिंग का बजट कितना खर्चा किया इन्होंने। जो आंकड़े सामने आए हैं 1.5 से 2 करोड़ रुपए, बस 1.5 से 2 करोड़ रुपए। और उम्मीद करता हूं कि ये आंकड़े अरविंद केजरीवाल जी खुद 12 घंटे के अंदर अंदर बताएं दिल्ली वासियों को कि ये आंकड़े गलत है, मैंने ज्यादा खर्च किया है। ये जो मैंने कुबड़ बोला था, द टू हम्स, द सैड स्टोरी ऑफ टू हम्स अंडर द यमुना रिवर। पहला जो ये कुबड़ है, ये पूरे जो नदी है, ये झटिकरा ब्रिज के पास है। इसका जो पीक है, पीक पानी के अंदर, ये करीब करीब 1.45 मीटर है। टोटल सिल्ट जो है 16 लाख क्यूबिक मीटर है। और ये जो कुबड़ है, इसका लेंथ, लंबाई जो है, ये 14 किलोमीटर तक है। तो ये तो पहला कुबड़। और दूसरा जो है, ये खयाला ब्रिज है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि वो हार रही है और आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत रही है। आज चारों तरफ यह है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफ़ी थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी में और उसके आसपास बहुत लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए, कहीं किसी ने दूर दूर, लेकिन टिकट नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। इस घटना से मैं एक सिल्वर लाइनिंग इसमें देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इस टेस्ट में पास हुई कि किसी ने किसी को पैसे भी दे दिए और टिकट लेने के नाम पे ले भी लिए, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। यानी कि आम आदमी पार्टी में पैसे नहीं चलते टिकट के। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण आ गया सामने। लेकिन जाहिर सी बात है कि इधर उधर कोई किसी को बोले कि भाई मैं तो पैसे लेके आपको टिकट दिला दूंगा, तो मैं तो ऐसे तमाम लोगों से जो आज, अब तो खैर टिकट की प्रक्रिया पूरी हो गई, आगे के लिए भी कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई आदमी आपको कहे कि मैं आम आदमी पार्टी में टिकट दिला दूंगा, पैसे दे दीजिए, बिल्कुल यकीन मत करना। सबसे बड़ा झूठा होगा वो आदमी जो ये कहेगा। और इसका प्रमाण आज की ये घटना है जो सामने आई है कि कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहां पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी, अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन लिंक जो है विधायकों से जोड़ने की बात कही जा रही है। 2 विधायकों के नाम एक तरीके से आ रहे हैं इसी। अभी तो ईसीबी की जांच चल रही है, ईसीबी से सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि विधायकों ने भी ऐसे किसी आदमी के नाम का तो रिकमेंडेशन हमको किया नहीं था। तो मनीष सिसोदिया उन आरोपों का जवाब दे रहे थे जिसमें सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने टिकट दिलाने के नाम पे पैसे लिए और जब वापस करने गए तो पकड़े गए उनके रिश्तेदारों, उनके पीए। लेकिन मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि राहत की बात और उनके लिए एक सिल्वर लाइन ये है कि अगर कोई ऐसा कह भी गया तो उसे टिकट नहीं मिला, जो इस बात की तस्दीक करता है कि हमारी पार्टी में टिकट्स नहीं बिकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी अगर कोई कहे कि हम आपको टिकट दिलाएंगे तो भरोसा मत कीजिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक व्यापारिक निर्यात पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर महीने में 17% घट गया। हालांकि ओवरऑल एक्सपोर्ट में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। पिछले कई दशक से कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े ओपी गर्ग तनाव में हैं। एक समय यूरोप से 50% तक महंगे कारपेट के एक्सपोर्ट ऑर्डर आते थे, लेकिन आर्थिक संकट गहराने से कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस घटता जा रहा है। जो अनिश्चितता है बाजार में, उसकी वजह से जो खरीदार हैं, जो बड़े खरीदार हैं, क्या वो अब भी भारत आ रहे हैं कारपेट? नहीं, अभी भी नहीं आना हुआ। अभी भी वीजा की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, ये जो लड़ाई चल रही है रसिया का यूक्रेन की, इसकी वजह से अभी लोग कोई भी विजिट नहीं करना चाहते और ना ही वो माल खरीदना चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कल को बम गिर गया बड़ी सिटी में तो क्या करेंगे। तो ये एक, लेकिन डिमांड है, लोगों के पास माल नहीं है। आज डिमांड है, वो मांगना चाहते हैं लेकिन खरीदना नहीं चाहते, ये लड़ाई की वजह से। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से कई विकसित देशों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और कई तरह के सामान की मांग घटती जा रही है। इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में कारोबारी निर्यात 35.73 बिलियन डॉलर का था, जो अक्टूबर 2022 में घटकर 29.78 बिलियन डॉलर रह गया, यानी करीब 16.79% कम। हालांकि मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर को मिलाकर कुल एक्सपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में 56.1 बिलियन डॉलर था, जो अक्टूबर 2022 में थोड़ा बढ़कर 58.36 बिलियन डॉलर हो गया। कोरोना आया तो क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। अब गवर्नमेंट को ये लड़ाई की वजह से कुछ ना कुछ एक्सपोर्टर्स को, खास तौर से ट्रेडिशनल जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, कॉटेज सेक्टर है, जैसे कारपेट है, हैंडलूम है, इन लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी देनी बढ़ानी पड़ेगी। और जो हमारा इंटरेस्ट, जो हमारा लाइसेंस था 5% का, उसको रेस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि 5-7% की वजह से आज हम काम नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंटों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। कोरोना संकट के दौरान एक्सपोर्ट सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब रूस यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी का साया एक बार फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी जल्दी पहल करती है। दिल्ली से मोहम्मद मुसलिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पुणे के ओशो के आश्रम के कुछ हिस्से को बेचने की बात पर हंगामा खड़ा हो गया। अनुयायियों का आरोप है कि ओशो की विरासत सहेजने के बजाय उसे बेचने का फैसला गलत है। ये ओशो के अनुयायी हैं। अपने गुरु आचार्य रजनीश के बनाए पुणे के प्रसिद्ध आश्रम के कुछ हिस्से बेचने के फैसले से बेहद दुखी हैं। मांग कर रहे हैं कि इनके गुरु की विरासत और समाधि की रक्षा करनी होगी। महाराष्ट्र के पुणे स्थित ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, जिसे प्रेम का मंदिर बाशो भी कहा जाता है, इसके हिस्से को किसी बड़ी कंपनी के हाथों बेचने का आरोप ओशो अनुयायियों ने ट्रस्टी के सदस्यों पर लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण आश्रम बंद रहने के चलते घाटे का हवाला देते हुए फाउंडेशन के सदस्य इसे बेचना चाहते हैं। पैसे की मैं नहीं समझता कोई कमी है। यहाँ बहुत अपार धन आता रहा है और ये फिजूल खर्ची करते हैं, जिसके इन्होंने हिसाब नहीं दिया कभी आज तक किसी को। कोई रसीद नहीं कटी आज तक कि कितना पैसा गया। उसकी पारदर्शिता के बिना कैसे कोई जगह एक गुरु के स्थान को बेच सकता है? गुरुद्रोही बेचेंगे। ओशो वहाँ पर रहे, वहीं शरीर छोड़ा, वहीं उनकी समाधि है, सब कुछ उनका वहाँ है। वो हमारा एनर्जी फील्ड है, बुद्धा फील्ड है। लाखों लोगों की भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई है। We are going to fight much more. We are not going to give up. We are going to resist this completely. And everyone, not just Osho sannyasins, but all over India and the world are going to get together and resist this. मुंबई के जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने कोरेगांव की संपत्ति की बिकवाली के लिए नए सिरे से बिड निकाली तो आश्रम के अनुयायियों का समूह मुंबई में प्रदर्शन करने पहुंचा। साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। चैरिटी कमिश्नर से ऐसा ऑर्डर आया है कि लैंड को जो है आप री ऑक्शन कर सकते हैं। री ऑक्शन का नोटिस जारी किया है, पब्लिक नोटिस इशू किया है। उस नोटिस को, उस ऑर्डर को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हियर व्हाट वी आर अपोजिंग इज द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स।
Their case is that they don't have the funds to operate the property to carry out the daily functioning. We are saying that there is a lot of funds that are there. रहस्य विवाद और सुर्खियों से आचार्य रजनीश उर्फ ओशो जीते जी तो शायद ही कभी दूर हो पाए। चर्चाएं उनके निधन के दशकों बाद भी रह रहकर सिर उठा लेती हैं। आश्रम से जुड़ी जमीन बेचने के मुद्दे ने ओशो से संबंधित अन्य समूहों को ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के खिलाफ आक्रोश दिखाने का एक बड़ा मौका दिया है। संभव है कि इस लड़ाई में आगे और भी रहस्य खुलेंगे। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।